हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माई सेल्फ कमल सिंह परमार। और प्यारे बच्चों, हम आप लोगों के लिए आज के लेक्चर में बहुत ही प्यारी सी इस छोटे से वीडियो के थ्रू बहुत ही सुंदर सी एक नॉलेज हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आपके एरिया के आसपास आजकल अक्सर हम विंड मिल लगा रहे हैं। तो ये जो विंड मिल है ये एक्चुअली में करती क्या है, ठीक है। तो बेसिकली तो आपने देखा होगा कि ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी बनाने में हेल्प करती है। तो इनके थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो कहाँ से आ रही है, कैसे जनरेट हो रही है, आज के इस पूरे वीडियो के अंदर हम वो सारी बेसिक डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमारी जो विंड मिल्स है वो विंड मिल इलेक्ट्रिसिटी को बनाती है। तो क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इनके हमें बेनिफिट होने वाले हैं और क्या इनके लॉसेस हैं, और किस तरह से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इन विंड मिल पर बनती है और चलकर वो हमारे घर तक पहुंच रही है। ठीक है बच्चों, तो आज का पूरा लेक्चर हमारा इसी पर बेस्ड है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को और बात करते हैं विंड मिल के बारे में। चलिए, तो सबसे पहला चीज विंड मिल का काम क्या है। तो विंड मिल बच्चों ऐसा हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग हवा की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। अब बोलोगे आप हवा में कौन सी एनर्जी होती है, तो हवा के अंदर मोशन है और मोशन के इस रास्ते में हमने क्या लगा रखा है, हमारा विंड मिल। तो जब हवा दौड़ते हुए जाती है तो इस एयर के अंदर होती है काइनेटिक एनर्जी ना। चलती हुई चीजों के पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है जब हमारी विंड मिल के इन पंखों पर पड़ती है, इन ब्लेड्स के ऊपर पड़ती है, तो ये ब्लेड इस हवा के मोशन की वजह से घूमना शुरू कर देते हैं। मतलब सीधा सा ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी ने मैकेनिकल वर्क कर दिया। किस चीज को चलाने का, आपकी विंड मिल की ब्लेड्स को घुमाने का। तो पहला काम तो ये हुआ है कि जो हमारी विंड मिल के पास जो काइनेटिक एनर्जी थी मूविंग एयर के पास, वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या हुई, कन्वर्ट हुई। ठीक है, अब यहाँ पर मैकेनिकल वर्क हो गया और ये ब्लेड्स हमारे क्या करते रहेगी, यहाँ से मोशन करेगी। अब इनके मोशन से हमने पीछे एक बॉक्स लगा रखा है। यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर बड़ी कमाल की डिवाइस लगी हुई है जो सीधा सीधा इस मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बात समझ में आई आप लोगों को। पहला काम, हवा के पास थी काइनेटिक एनर्जी, वो गई मैकेनिकल एनर्जी में, पंखा घुमा और ये मैकेनिकल एनर्जी ने क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई। तो एनर्जी एक ऐसा हमारा सोर्स है, एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम इसको जनरेट नहीं कर सकते। भाई इस यूनिवर्स में, इस स्पेस में जो एनर्जी है वो क्या है, कंजर्व है। ना तो इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ना इसे आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हम क्या कर रहे हैं, केवल फॉर्म बदल रहे हैं। हवा में काइनेटिक एनर्जी थी, उसको हमने कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी ना किसी एनर्जी का ही एक क्या है, फॉर्म है। यही हमारी डिवाइस करती है। ये आप बोल दो कि इलेक्ट्रिसिटी बना रही है, बनाती नहीं है। क्या है, जो हवा में एनर्जी है उसे वो सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करती है। ऐसे बहुत सारे सोर्स हैं हमारे पास जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं हम लोग। तो कहीं ना कहीं हम एक एनर्जी को कन्वर्ट करके दूसरी एनर्जी में बदल लेते हैं, यही हमारा मेन पर्पस होता है। ठीक है बच्चों, तो काइनेटिक एनर्जी को हमने इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये जो टरबाइन, जो विंड मिल हम लोग लगाते हैं, ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग साइज में हवा के अलग अलग मोशन के बेसिस पर लगाई जाती है। तो कुछ अलग अलग पार्ट में हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। सबसे पहला, जो स्मॉल विंड होती है ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी बना सकती है। तो वो छोटे छोटे विंड मिल जब हम लगाते हैं तो इनका जो पावर आउटपुट आपको मिलता है वो 1 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ऐसे छोटे विंड मिल्स हमको 1 किलोवाट से 10 किलोवाट एनर्जी क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, अब 5 किलोवाट का अगर आप एक विंड मिल लगा रहे हैं, मान लीजिए 1 से 10 के बीच में कितना है, 5, तो 5 किलोवाट का विंड मिल अगर दिन भर चलता है तो ये आपको 20 से 25 किलोवाट आवर
इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट करके बना देगा। हवा की काइनेटिक एनर्जी को 20 से 25 किलोवाट एनर्जी पूरे दिन भर में क्या कर लेता है, ये बना देता है, जो लगभग 300, 400, 500 घरों को सप्लाई देने के लिए सफिशिएंट होती है। मतलब सिर्फ एक विंड मिल और आपके 500 घर की इलेक्ट्रिसिटी रन कर जाएगी। कितना बेहतर काम होता है विंड मिल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। इससे थोड़े बड़े की डिस्कस करें हम, मीडियम विंड टर्बाइन, तो ये होते हैं 100 किलोवाट से लेकर 1 मेगावाट। 100 किलोवाट से कितना, 1 मेगावाट वाले भी बनाए जाते हैं। अब 1 मेगावाट का अगर आपने एक टर्बाइन लगाया है यहाँ पर विंड मिल पर, तो आपको ये 2000 से लेकर 3000 घरों की लाइट कंटिन्यूसली चला सकता है, उन्हें सप्लाई दे सकता है। सिर्फ एक विंड मिल लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इससे बड़े पर अगर हम आए तो कुछ लार्ज या कमर्शियल पर्पज से भी इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल मतलब जैसे हमारे बिजनेस में, कहीं फैक्ट्री में, कहीं किसी कंपनी में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो वहां पर ये सफिशिएंट होते हैं। अगर आप 2 मेगावाट से 5 मेगावाट का कोई विंड मिल लगाते हैं, तो यहाँ पर 3 मेगावाट भी अगर आपने लगाया है तो ये 6000 घरों को लाइट सप्लाई कर सकता है। आपकी कंपनी में, आपकी फैक्ट्री वगैरह में जितनी लाइट चाहिए ये आपको ये सप्लाई दे सकते हैं। इससे बड़े की अगर हम बात करें तो फाइनली जो सबसे बड़े और मॉडर्न विंड टर्बाइन हमारे होते हैं, ये समुद्र के आसपास लगाए जाते हैं, जहां पर हवा की स्पीड काफी ज्यादा हाई होती है। ये सबसे कहाँ है, इन्हें इंस्टॉल्ड करते हैं हम सी एरिया में, जहां पर विंड स्पीड काफी ज्यादा होती है। और ये बड़े बड़े टर्बाइन यहाँ लगाए जाते हैं। ये 10 मेगावाट से 15 मेगावाट की एनर्जी लेवल पावर यहाँ से आउटपुट में दे सकते हैं। इतने बड़े बड़े टर्बाइन हम यहाँ पर लगाते हैं समुद्र के पास में। अब 15 मेगावाट अगर आपने लगाया है तो ये आपके 20,000 घरों को लाइट दे सकता है। एक पंखा लगाओ आप 15 मेगावाट का और 20,000 घरों की लाइट आप इससे चला सकते हैं, ठीक है। अब ये बड़ा अच्छा और एक सुंदर बिना पोल्यूशन का नेचुरल और रिन्यूएबल सोर्स है, जिसे आप कंटिन्यू क्या कर पा रहे हैं, लाइट बना रहे हैं। लाइट हम लोग जो इससे पहले हम बनाते थे वो कहीं ना कहीं हम पावर प्लांट से बनाते थे, हाइड्रो पावर प्लांट से बनाते थे। तो ये क्या है कि नेचुरल हमारा सोर्स है, जिससे हम एनर्जी को कंटिन्यूसली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। भाई कोयला कब तक जलाएंगे हम, यूरेनियम बहुत महंगा होता है, उसे कब तक हम लोग जलाएंगे और कब तक उनसे इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे। तो ये हमारे बड़े ही अच्छे और रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, जिनसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आओ ये कितनी बड़ी साइज में और हो सकते हैं। तो इनकी जो ब्लेड्स होती है, ये जो ब्लेड्स है यहाँ पर लगी हुई, मैक्सिमम हर पंखे पे कम से कम 3 ब्लेड लगी रहती है, कहीं कहीं 4 भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितनी मिलेगी आपको, ये 3 मिलेगी। अब इन ब्लेड की साइज क्या होती है, अब ये ब्लेड की साइज हवा कितनी स्पीड से आ रही है, कितनी एनर्जी जनरेट कर सकती है, वो सारी चीजों को देखा जाता है, फिर तय किया जाता है कि यहाँ पर इतनी साइज वाली ब्लेड्स आप लगा लें। ओके, तो कुछ साइज हमने यहाँ पर डिसाइड की हुई है। जैसे स्मॉल टरबाइन के अंदर इन ब्लेड की साइज लगभग 10 मीटर के आसपास होती है। थोड़े बड़े की बात करें हम तो 20 से 40 मीटर की साइज होती है। उससे बड़े लार्ज की बात करें हम तो 50 से 80 मीटर के आसपास इन ब्लेड्स की लेंथ होती है। और जो मॉडर्न पर्पस पे इस्तेमाल होते हैं वो 90 से 115 मीटर की काफी ज्यादा हाइट लेंथ है। ये इतने बड़े बड़े ब्लेड्स भी इनके अंदर क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हो गई ब्लेड की साइज की बात। अब इन ब्लेड की साइज के हिसाब से ही इस वर्टिकल कॉलम की हाइट रखी जाती है, ताकि जब ये घूमेगा तो इसको जमीन से काफी ऊपर रखना पड़ेगा, वरना जमीन से टच हो जाएगा। और हवा की स्पीड भी कहाँ मिलेगी आपको, ऊपर ही मिलेगी, इसीलिए इनको काफी हाइट पर लगाया जाता है। चलिए, अब जो हवा आ रही है कहाँ टकराएगी, इन ब्लेड्स के ऊपर, पंखे की ब्लेड पर पंखा घूमेगा। अब अगर मान लो हम देखें कि यहां से पंखा हमारा जो घूम रहा है उसने अपना एक चक्कर लगाया, एक बार घूम गया, तो पीछे लगा हुआ टरबाइन कितना चक्कर लगाएगा, वो भी एक चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि पंखा तो एक ही बार घूमा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, यहाँ कमाल होता है हमारे गियर बॉक्स का। और गियर बॉक्स हम हर चीज में लगाते हैं, जैसे हमारी व्हीकल्स के अंदर हम गियर बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, बाइक, कार, स्कूटर के अंदर हम गियर बॉक्स लगाते हैं। किस लिए, स्पीड को
हाई करने के लिए। अगर बाहर वाला पंखा एक चक्कर लगा रहा है ना, तो पीछे जो टरबाइन है वो 1000 चक्कर लगा रहा होगा। इतनी हाई स्पीड से ये गियर बॉक्स क्या करता है, घुमा देता है। तो गियर बॉक्स का मेन काम है विंड टरबाइन की मैकेनिकल डिवाइस, ये एक ऐसी हमारी मैकेनिकल डिवाइस है जो इंक्रीज कर देती है क्या, रोटेशनल स्पीड ऑफ शाफ्ट। ये जो शाफ्ट है इसकी रोटेशन की जो स्पीड है ये उसको काफी ज्यादा हाई कर देता है। मान लो पंखे के जो ब्लेड्स है वो यहाँ लगी हुई है, तो यहाँ पर ये घूमने से ये वाला व्हील घूमेगा, ये इसको घुमाएगा, फिर ये इसको घुमाएगा, फिर ये इसको घुमाएगा, और ऐसे घूमते घूमते एट द एंड जब आप इस रोड पर जाएंगे यहाँ पर, तो इसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी, मान लो ये एक चक्कर लगा रहा है तो उतनी ही देर में ये 100 चक्कर लगा चुका होगा। इतनी हाई स्पीड ये गियर बॉक्स हमारा कर देता है। हर मशीन में गियर बॉक्स का मेन टारगेट ही यही होता है कि हम किसी व्हीकल की, किसी डिवाइस की स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो पीछे एक गियर बॉक्स लगा रहेगा इन ब्लेड के जस्ट पीछे। ओके, देखिए रोटर की स्पीड अगर मान लो 10 या 20 राउंड पर मिनट है, एक मिनट में मान लो आपकी विंडमिल के जो ब्लेड्स है वो 20 राउंड लगा रहे हैं, तो 20 राउंड अगर एक मिनट में लगाएंगे वो, तो जो पीछे टरबाइन लगा हुआ है वो 1500 राउंड घूम जाएगा एक मिनट में। बाहर सिर्फ 20 राउंड, लेकिन पीछे लगा टरबाइन 1500 राउंड लगा देगा वो एक मिनट के अंदर। इतनी स्पीड हमारा ये गियर बॉक्स इंक्रीज कर देता है। चलिए, गियर बॉक्स के बाद सबसे मेन काम जो होता है विंड टरबाइन के अंदर, वो होता है इसके अंदर टरबाइन का। ये ब्लेड से इनको हवा ने घुमाया, हवा के पीछे हमारा एक गियर बॉक्स लगा हुआ है ना, इस विंड मिल से ये घुमा, गियर बॉक्स ने क्या कर दिया, स्पीड को इंक्रीज कर दिया। अब ये जो छोटा सा डिवाइस यहाँ लगा है पीछे, इसको हम बोलते हैं टरबाइन। टरबाइन आप लोगों ने पढ़े होंगे, सुने होंगे, इनको बेसिकली हम लोग डायनेमो या जनरेटर भी कहते हैं। डायनेमो का काम है मैकेनिकल वर्क आप करोगे तो वो आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके दे देगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल वर्क, और इस टरबाइन को घुमाएंगे। यहाँ जनरली बेसिक मैग्नेट और कॉइल का पूरा खेल है टरबाइन के अंदर। अगर आपको टरबाइन के बारे में जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं टरबाइन कैसे काम करता है और कैसे ये इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। इस पर हम एक लेक्चर आपका फिर से रेडी कर सकते हैं। तो फिलहाल तो समझिए कि जब मैकेनिकल वर्क यहाँ पे हुआ, इस गियर बॉक्स ने जब इसको घुमाया, तो टरबाइन की शाफ्ट है यहाँ पर वो भी क्या है, हाई स्पीड से घूमने लग जाएगी। और एक साइंटिस्ट हैं फेराडे, जिन्होंने हमको एक रूल सिखाया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि भैया आप मैग्नेट या कॉइल की मोशन करवा दो, क्या बन जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगी। तो यहाँ इस ब्लेड की, इस गियर बॉक्स की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, इस टरबाइन के अंदर लगी हुई कॉइल को रोटेट करवा रहे हैं मैग्नेट्स के बीच में, और उसी से क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है, जो यहाँ से वायर के तारों के थ्रू हम क्या करते हैं, इस पोल से होते हुए आगे ले जाते हैं। ठीक है, तो टरबाइन का मेन काम है कन्वर्ट करता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड को इनटू, पहले मैकेनिकल एनर्जी में कुछ छूट गया इसके अंदर, एंड देन ये कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में। ठीक है, हवा जब आई तो इस ब्लेड्स को चलाया, मतलब पहले हवा की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, इसने मैकेनिकल वर्क किया और इस टरबाइन को यहां से घुमा दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी यहां से कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में। तो यही मेन टारगेट होता है हमारी विंड मिल का। अब आपके पास आ चुकी है क्या, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अब जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आपके पास यहाँ आ गई है, यहाँ से हम वायर निकालते हैं और उन वायर के थ्रू इस पोल से होते हुए हम इन वायर को कहाँ ले आते हैं, नीचे ले आते हैं। अब ध्यान रहे, विंड मिल के जो बड़े बड़े वर्टिकल कॉलम लगे हुए हैं, उन कॉलम के अंदर इसके अलावा कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है, बस टरबाइन से जो तार निकल कर आते हैं वो उन पोल के अंदर होते हुए कहाँ ले आते हैं, हम बाहर ले आते हैं। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज और होती है इसके अंदर कि भैया हवा तेज आएगी तो ये तेज घूमेंगे, कम आएगी तो ये धीरे धीरे घूमेंगे। अगर ज्यादा तेज घूमेंगे तो यहाँ हाई इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, हाई इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो हो सकता है वायर गर्म होकर जल जाए, कोई खराबी आ जाए, ये घूम घूम के फ्रिक्शन इतना ज्यादा बन जाए कि यहाँ पर आग लग जाए। तो ये सारी चीजें हमें कंट्रोल करना पड़ती है, और इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए इसको कितने स्पीड पर घुमाना है और कितनी एनर्जी यहाँ से बनेगी वो सब कैलकुलेटेड रहता है। और इसको हम देखते हैं कि भाई पंखा अगर तेज हवा आएगी तो स्पीड बढ़ेगी, इस स्पीड को डिक्रीज कैसे करें, तो इसको सेंस करते हैं पहले तो हम
हवा जितनी तेज स्पीड से आएगी ना, उस स्पीड को सेंस करेगा इसके ऊपर लगा हुआ वेलोसिटी सेंसर। वो बताएगा कि हवा की स्पीड इतनी है, तो इतनी स्पीड वाली हवा पंखे को 1 मिनट में इतनी बार घुमाएगी। हमें मान लो ये हवा घुमा रही है 1 मिनट में 100 टाइम, हमको घुमाना है 1 मिनट के अंदर ओनली 10 टाइम्स, तो हमें ब्रेक लगाने पड़ेंगे। तो यहां से मैसेज आएगा कंट्रोलर के पास कि भैया हवा की स्पीड ज्यादा हो गई है, आप ब्रेक लगाओ और इसकी स्पीड 100 से गिराकर कितनी रखो, ओनली ऑन 10 राउंड पर मिनट रखो। तो ये वेलोसिटी सेंसर भी यहाँ पर बड़ा हमारी हेल्प करता है। इसके ऊपर लगा रहता है इस तरह का वेलोसिटी सेंसर। ये अलग अलग तरह के आते हैं, कई टाइप है इनके। तो इनका काम है वेलोसिटी सेंसर का। वेलोसिटी सेंसर इन विच विंड मिल अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड। हवा की स्पीड की नापतोल के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन सेंसर्स का यूज करते हैं। ये सबके सबसे ऊपर हमारे विंड मिल के टॉप पर यहां लगे हुए होते हैं, जो बताता है कि हवा की स्पीड कितनी है। ओके, उसके हिसाब से पूरा कंट्रोलिंग यहां पर चलता है। अब आपके पास क्या हुआ, हवा आई, ब्लेड्स घूमे, हवा की काइनेटिक एनर्जी मैकेनिकल में, मैकेनिकल एनर्जी टरबाइन ने कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक एनर्जी में आपको दे दी। अब ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनी, मैंने बोला था आपको यहां से वायर लगे हुए होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिक एनर्जी इन वायर के थ्रू कहां आती है, यहां से बाहर। अब आपने देखा होगा कि कभी आपको विजिट करने का मौका मिले विंड टरबाइन के पास में या विंड मिल के पास में, तो आपको हर पोल के पास में एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ मिलेगा। इस तरह से यहाँ पर एक क्या लगा हुआ, ये ट्रांसफार्मर क्यों लगा होता है, क्या इनका काम है, इसका भी हम एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एक नए वीडियो के अंदर हम गिवन करेंगे। फिलहाल मैं शॉर्टकट वे में आपको समझा रहा हूं क्या करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी जो हमारी इस विंड मिल पर बनी है, उसे हमें लेकर कहां आना है, हमारे घर तक, हमारी फैक्ट्री तक, ओके, हमारी शॉप तक। तो ये एनर्जी आएगी कैसे, डब्बे में भर के तो आप ला नहीं सकते उसको, वो तो वायर के थ्रू ही आएगी। जब वायर के थ्रू हम उस एनर्जी को लेकर आते हैं ना, तो रास्ते में बहुत सारा हीट लॉस होता है। आपने करंट के बारे में पढ़ा होगा, करंट जब चलता है, चार्ज जब मोशन करते हैं तो बहुत ज्यादा हीट एनर्जी बनती है और वो रिड्यूस होकर एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। ओके, हीट जब बनेगी तो बाहर का टेम्परेचर लो है, वायर का टेम्परेचर हाई होगा, हीट यहाँ से निकल निकल के बाहर चली जाएगी। तो जो एनर्जी हमने यहाँ बनाई है वो हमको घर तक मिल ही नहीं पाएगी। घर तक आते आते इतनी लो इंटेंसिटी हो जाएगी कि हम हमारा बल्ब नहीं चला सकते। तो फिर क्या करें, तो एनर्जी को हम हाई वोल्टेज पर लेके आते हैं। इसका एक तरीका है कि जो रास्ते में एनर्जी लॉस होगा वो कम कैसे किया जाए, उसी के लिए हमने यहाँ पर ये डिवाइस लगा रखी है। जो विंड मिल जहां एनर्जी बनती है वहां जो डिवाइस लगाई जाती है ट्रांसफार्मर, वो ट्रांसफार्मर हमारा होता है स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी को हाई वोल्टेज में डाल देना। यहां से जो एनर्जी आई है ये हाई वोल्टेज है, मान लो ये 11 केवी की है, 11 किलो वोल्ट की एनर्जी यहां से क्या हुई हमारी, जनरेट हो रही है। ओके, ये 11 किलो वॉट मान लें आप इसको। अब देखो यहां से जो हाई वोल्टेज वाली एनर्जी है, अब तो इसको 11 केवी ले लो, ज्यादा बेटर है। तो 11 केवी वाली ये जो हमारी एनर्जी है 11 किलो वोल्ट, ये एनर्जी हाई वोल्टेज पे आई है। लो वोल्टेज पे अगर लाता मैं तो रास्ते में ही एनर्जी खर्च हो जाती। तो इस इलेक्ट्रिक करंट को हम हाई वोल्टेज लो करंट पर डालते हैं। ये काम किसका है, स्टेप अप का है। वोल्टेज हाई हो गया और ये हाई वोल्टेज वाली लाइट चलकर आती है और हमारे घर तक पहुंचती है। अब हमारे घर के जो डिवाइस लगे हुए हैं, फ्रिज, कूलर, टीवी, ये सब के सब हमारे 220 पे काम करते हैं। 220 से ज्यादा आप नहीं चला सकते। ये जैसे ही आपने 11,000 की वोल्ट इन्हें दी, ये ब्लास्ट हो जाएंगे। तो हमको कितना चाहिए, 220। यहां से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई है वो तो 11 किलो वोल्ट की है। अब इसके लिए हमें वापस एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी, तो फिर से हम एक छोटा ट्रांसफार्मर यहां पर लगाते हैं और इस ट्रांसफार्मर को हम बोलते हैं स्टेप डाउन, जो इस हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिक एनर्जी को लो वोल्टेज में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये 11 केवी की थी, इसको इसने लो वोल्टेज में डाला 220 वोल्ट पर। अब हमारे घर के पास जो लगा है ट्रांसफार्मर वो ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए यहां से यहां तक एनर्जी आने में कोई खास एनर्जी का लॉस
नहीं होगा, आसानी से वो एनर्जी हम तक पहुंच जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे घर की डिवाइस 220 वोल्ट पर काम करते रहती है। तो हमको 2 ट्रांसफार्मर की जरूरत भी साथ में लगती है, एक विंडमिल के पास, दूसरा हमारे घर के पास। विंडमिल के पास क्यों लगाते हैं? हाई वोल्टेज हमको बनाना है इसलिए, ताकि एनर्जी का लॉस कम से कम हो जाए। घर के पास क्यों लगाना है? क्योंकि हाई वोल्टेज पे हम काम नहीं कर सकते, उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए घर के बाहर भी एक ट्रांसफार्मर हम लोग लगा के रखते हैं। देखिए, तो विंडमिल से जो एनर्जी आई वो स्टेप अप पर गई, स्टेप अप से कहां गई? ट्रांसमिशन लाइन पर। ये ट्रांसमिशन लाइन यहाँ पर है, और इससे कहां गई? स्टेप डाउन पर, और यहां से कहां पहुंच गई? वो आपके घर तक। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो विंड मिल पर बनी है, इसे हम आसानी से कहां ले आए हैं? हमारे घर तक ले आए हैं। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल जाती है। बहुत ही सुंदर सा सरल सा काम है, और इसमें किसी तरह का कोई पॉल्यूशन वगैरह नहीं होता है, इसलिए बेहतर तरीका जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने का वो हमारा क्या है? विंड मिल है। इसमें आसानी से आप हवा की काइनेटिक एनर्जी का यूज कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाने की। तो थोड़ा सा हम चलें आगे, तो इसके क्या क्या एडवांटेजेस है और क्या क्या इसके लॉस हो सकते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो एडवांटेजेस ज्यादा है, लॉस बहुत ही कम है। एडवांटेजेस, अब एडवांटेजेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, बार बार हमको मिलता रहेगा। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ज्यादा इन्वायरमेंट को इससे कोई लॉस नहीं है। इसको चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल, यूरेनियम कुछ भी नीड नहीं है, हवा ही इसको क्या कर सकती है? चला सकती है। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट है, एक बार अगर आपने विंडमिल लगा दी तो जो भी लगना है एक बार में लग गया। अब बार बार इसको ऑपरेट करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च नहीं लगता है। सस्टेनेबल एनर्जी आपको मिलती रहती है, लॉन्ग टाइम तक ये आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड करते रहेगा। ओके, और जहां ऐसे एरियाज जहां पर हम ग्रिड नहीं लगा सकते, इलेक्ट्रिक एनर्जी भेज नहीं सकते हैं, वहां पर सीधा सा एक काम करो, एक पंखा लगा दो, एक विंडमिल लगा दो, आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिल जाएगी। तो बहुत आसान तरीका है एनर्जी को बनाने का। ओके, डिसएडवांटेजेस की भी बात कर लेते हैं। भाई कुछ बहुत सारे लाभ है हमको, तो कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा ना इसका। तो देखो, पहली चीज, ये कब काम करेगा? जब हवा चलेगी। विंड में अगर स्पीड होगी तो मिलेगी, नहीं वरना एनर्जी नहीं बना सकते आप लोग। इसका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, भले ही एक बार का है, लेकिन है तो हाई कॉस्ट लगती है इसको इंस्टॉल करने में। और इसके लिए जमीन भी काफी ज्यादा जरूरत लगती है, क्योंकि पहले से हमको एडवांस तैयारी करनी पड़ती है। मान लो कोई प्रॉब्लम आ गया, ये जहां लगी है हमारी विंडमिल बहुत 100-200 मीटर वाली हाइट की लगी है, अगर ये गिर गई नीचे तो नीचे वाले का क्या हाल करेगी? इसलिए इनको लगाने के लिए आपको काफी बड़ी जमीन की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा इनसे नॉइस प्रॉब्लम भी होता है, और ये बर्ड्स वगैरह के लिए भी हार्मफुल होती है। मान लो कोई बर्ड्स वगैरह उड़ के जा रहा है और पंखा घूम रहा है, रास्ते में आ गया, तो उसको कोई भी इंजरी हो सकती है। ठीक है, बट जो डिसएडवांटेजेस है वो ना के बराबर है इसके। सबसे ज्यादा क्या है हमारे एडवांटेजेस। तो ज्यादा बेहतर है इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करना हमारी विंडमिल से। तो आज का जो लेक्चर हमारा बेस्ड था, आज हमने जाना कि किस तरह से हमारी विंड मिल हवा की काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और कैसे हम इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को हमारे घर तक लेकर आ जाते हैं। जिससे आज हमारे जो लाइट या सोर्स हम मैक्सिमम किससे रन कर रहे हैं? इन्हीं विंड मिल की हेल्प से करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास और भी सोर्सेस हैं जहां से हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को बना सकते हैं, जैसे कि आपका सोलर प्लांट हो गया, सनलाइट की हेल्प से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं हम लोग। हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, पानी की काइनेटिक एनर्जी से हम टरबाइन चलाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी बना सकते हैं। केमिकल एनर्जी तो बहुत कम हम लोग यूज कर रहे हैं आजकल। एक हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हो गए, जहां पर हम या तो कोयलों को जलाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं या यूरेनियम को जलाकर इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट तो काफी ज्यादा पोल्यूशन करता है, बहुत हार्मफुल भी होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है उनके अंदर, लेकिन ये हमारे बिना किसी नुकसान के इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने वाले बहुत ही अच्छे और रिन्यूएबल सोर्सेस है। ठीक है बच्चों, तो और भी डिस्कस हम लोग अगले वीडियोस में करेंगे, जहां पर हम और नए सोर्सेस की बात करने वाले हैं जिनसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें आप लोग,
और अच्छे से वीडियो को वॉच करें। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपका कोई स्पेशल टॉपिक भी हो तो उस पर भी हम लोग आपके लिए वीडियो रेडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।